हम लोग धातु अधातु का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं और उसमें हम लोग 55 नंबर तक ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस कर चुके थे। और डिस्कस करने के बाद तुम लोगों को अच्छा से उसको रिवाइज करना था। अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, 55 से आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं और इसको अच्छा से एक बार अपने से रिवाइज कर लेगा। और चलो 55 से आगे देखते हैं। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? देखो, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26, याद रखिएगा। क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? क्लोरीन का संयोजकता जो 1 होता है। क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। तो 1 कैसे होता है क्लोरीन का संयोजकता? तो देखो यहाँ पे, देखो, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। 17 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा और लास्ट में 7 होगा। अब 7 है, इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए। तो इसका उसका संयोजकता क्या है? होगा 1 होगा, मतलब उसको और 1 चाहिए। समझ गया? देखो, धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस को क्या बोलते हैं? देखो, धातु को जोड़ने में इथाइन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है धातु को जोड़ने में? इथाइन का, याद रखिएगा। धातु को जोड़ने में किसका प्रयोग होता है? इथाइन का। ठीक, धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? इथाइन का। तुम लोग देखा होगा कभी कभी कि जो लोहा फैक्ट्री है, जो लोहा आसपास में जो लोहा को वेल्डिंग करता है, वहाँ पे एक लगता है कि जैसे मतलब उससे आग निकलता है, जिससे धातु जुड़ जाता है, तो वहाँ पे इथाइन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? इथाइन गैस। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? पता है धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक, और धातु का क्षार। निम्नलिखित कौन सा उपधातु है? कौन सा उपधातु है? तो कौन सा उपधातु है? Sb। हम 7 उपधातु को याद करवाए थे अच्छा से, तो 7 याद होना चाहिए। तो ठीक, इसमें Sb है। को ठीक, ऑप्शन बदल के दे दे, कुछ और दे दे, तो इसीलिए 7 उपधातु तुम लोगों को अच्छा से याद होना चाहिए। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का है। हेमेटाइट किसका है? लोहा का। अयस्क में गैंग को दूर करने को कहते हैं। जब अयस्क से गैंग मतलब अयस्क से गंदगी को दूर करेंगे उसको क्या बोलते हैं? देखो, अयस्क से जब गंदगी को दूर करेंगे उसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है, ठीक, समृद्धि नहीं होगा, सांद्रण होगा। समृद्धि नहीं होगा, क्या होगा? सांद्रण। तो इसको थोड़ा सा, ये गड़बड़ है, इसको थोड़ा सही करना है वीडियो में। क्या 62 नंबर में ऑप्शन ही गड़बड़ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सांद्रण हो जाएगा। धातु का ऑक्साइड, चलो ये पढ़ना ही बेकार है, आगे आते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क? सेम क्वेश्चन, बॉक्साइट। निम्नलिखित में किस धातु को वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? वायु किस में प्रभाव नहीं पड़ता? तुम बताओ। लोहा में भी जंग लग जाता है। ठीक, सोडियम का तो बातें छोड़ दो, जलने लगेगा। ठीक, तांबा में भी जंग लग जाता है, तो किस में नहीं लगता है? सोना में। तो वायु का प्रभाव किस में नहीं पड़ता है? सोना में। ठीक, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तत्वों को निम्नलिखित में से कौन सा? पीतल। पीतल की देखो, जितना भी मिश्र धातु है सबको याद होना जरूरी है। इसमें स्पेशल पीतल आया है तो याद रखना। तो पीतल में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक। पीतल में क्या होता है? कॉपर और जिंक। तो याद रखना, पीतल में क्या होता है? कॉपर और जिंक। तो इसको याद रखिएगा। जितना भी मिश्र धातु है सबको याद करना है। आज ही मतलब वीडियो खत्म होने होगा, तुम जस्ट रिवाइज मार लेना इसको। निम्न कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक जो लोग धातु और अधातु मिलकर बनाता है, आयनिक यौगिक। तो देखो, पोटेशियम क्या हो जाएगा? तुम्हारा धातु Cl क्या हो जाएगा? धातु दोनों धातु अधातु मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करता है, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? समुद्र में कौन क्या पाया? NaCl। पता है ना, समुद्र में क्या पाया जाता है? NaCl। समुद्र में क्या पाया जाता है? NaCl। इनमें किस धातु को विस्थापन के विलयन में, विस्थापन के लिए लोहा होता है? देखो, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण में लोहा होता है? ठीक, तो लोहा को विस्थापित कौन कर सकता है? देखो, लोहा को विस्थापित कौन कर सकता है? लोहा को विस्थापित तांबा कर सकता है। लोहा का विस्थापन कौन कर सकता है? तांबा कर सकता है। समझा? तो याद रखना, लोहा का विस्थापन कौन कर सकता है? तांबा, क्योंकि तांबा जो है लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक,
अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्लराज में घुलता है? आप पता है अम्लराज में कौन घुलता है? तो अम्लराज किसका किसका मिश्रण है बताओ? अम्लराज HCl और HNO3, समझ गया बात? तो इसको याद रखना। तो अम्लराज में क्या धुन सोना घुल सकता है? इनमें से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉन बनाएगा? दो इलेक्ट्रॉन कौन खो के आर्गन बनाएगा? सबसे पहले तुम बात करते हैं आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18। कितना होता है? 18। अब देखते हैं इसमें से कौन बन सकता है। देखो कैल्शियम को अगर देखें तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। क्या होता है? 20। अगर हम 20 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। और फिर कितना हो जाएगा? तो 8 18, लास्ट में 2 20, तो लास्ट में कितना आया? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्या आ जाएगा? देखो तो यहाँ पे 18 हुआ, 2 8 8 क्या हो जाएगा? 18 10, 2 8 10, 10 8 18। 18 किसका इलेक्ट्रॉन? क्वेश्चन भी वही है। देखो निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास पाएगा? आर्गन जैसा हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो कैल्शियम। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? कैल्शियम, ठीक। अब देखो कैल्शियम क्यों हुआ, एक बार फिर से अच्छा से डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली बात, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2882 होगा। अब 2 जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या 18 बचेगा? तो 18 क्या आर्गन का होता है, तो ऐसा कौन कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो कैल्शियम त्याग सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। समझ रहा होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखो निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव में पाया जाता है? ये बताने वाला बात है। साधारण ताप पर द्रव में कौन पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। मरकरी क्या? पारा, Hg याद रखना। तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, ठीक। और कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। तो याद, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। और धातु मरकरी, याद रखिएगा। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा जल में घुलनशील है? जल में कौन घुल सकता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का जल में घुल सकता है। रुको जस्ट 1 मिनट। देखो स्टार्ट है। देखो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में घुलता है? तो जल में कौन घुल सकता है? ग्लूकोज। समझ में आया? 75 में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले अधातु कौन है? तो इसमें अधातु कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्यों होगा? तो देखो समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे देखो कि जो भी धातु है उसका अंतिम कक्षा में क्या आ सकता है? 1 हो सकता है। धातु का अंतिम कक्षा में क्या आ सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। समझ में आया बात? तो अधातु का क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सा सहसंयोजन यौगिक है? जो सहसंयोजक यौगिक मतलब क्या? जो अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो कौन कर सकता है? CCl4। नेक्स्ट देखो, उच्च विद्युत धनात्मकता का धातु का परमाणु आसानी से बन सकता है क्या? धातु का परमाणु क्या बन सकता है? धनायन बन सकता है ना। तो कुछ सोचना ही नहीं है। धातु का क्या बन सकता है? धनायन बन सकता है। अब देखो यहाँ पे इधर सब कथन वाला है, कथन वाला तो जाने दो, ठीक। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, देखो सेम सेम इधर सिर्फ कथन वाला हिसाब, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देना, वो तुम नहीं कर पाएगा। कितना ही पढ़ लेगा उतना समझ डेवलप नहीं होता है कि तुम लोग कर पाएगा। तो ठीक है, तो जितना भी हो इसको अच्छा से याद कर लेना। हाँ, धातु अधातु का जितना भी ऑब्जेक्टिव था टोटल लगभग सब खत्म हो चुका है। और इसको 2-3 बार अच्छा से रिवाइज करना, 2-3 बार वीडियो देखना, अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो साथ फिजिक्स का बनाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, तब तक इसको अच्छा से याद करो।